हेलो एंड वेलकम टू 9D प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। मैं हूं दीक्षांत और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा द शाइनिंग की, जो स्टीफन किंग की लिखी कहानी पर बनाई गई एक फिल्म है। स्टैनली क्यूब्रिक की बनाई ये फिल्म स्टीफन किंग को तो उतनी पसंद नहीं आई, मगर इस फिल्म को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स माना जाता है। इस फिल्म की कहानी तो शायद हर किसी को पता है, इसलिए इस वीडियो में मैं कहानी के अलावा इस फिल्म की उस एंडिंग के बारे में भी बात करूंगा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और कई लोग आज भी उस एंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के एंड को समझने की कोशिश करने के साथ साथ आप लोग एक और कोशिश कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कितनी बार शाइनिंग शब्द का इस्तेमाल किया है ये कमेंट्स में हमें बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1980 में रिलीज हुई ये फिल्म स्टीफन किंग की नॉवेल की तरह साल 1975 के आसपास की कहानी है। जैक टॉरेंस नाम का आदमी अपने परिवार के साथ ओवरलुक होटल नाम की एक जगह पर सर्दियों के मौसम में एक केयर टेकर का काम करने पहुंचा। काम मिलने से पहले उसे समझाया गया कि महीनों तक इस होटल में कैद रहने से लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। मगर जैक ने जब होटल के बारे में सुना तो मजाक करते हुए कहने लगा कि उसकी पत्नी को ये सब कुछ पसंद आएगा क्योंकि वो हॉरर फिल्म्स पसंद करती है। जैक की पत्नी वेंडी अपने बेटे डैनी से ये पूछने लगी कि वो उस होटल में जाने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, और डैनी ने अपना जवाब अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी की आवाज में दिया। और डैनी और टोनी दोनों ही होटल में जाना नहीं चाहते थे। टोनी असल में सिर्फ एक नाम था जो डैनी ने अपने टेलीपैथिक पावर्स को दिया था। वो पावर्स जिसके जरिए डैनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हुई चीजें देख सकता है, और इसी पावर को शाइनिंग कहा जाता है। ये होटल जिस जमीन पर बनाया गया था वह एक कब्रिस्तान हुआ करता था। जैक को होटल में आने से पहले ये भी बताया गया था कि उससे पहले जो आदमी केयरटेकर का काम कर रहा था, जिसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, वो होटल में अकेले रहकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और उसने अपने पूरे परिवार को एक एक्स से जान से मार दिया। मगर जैक को इस बात का कोई डर नहीं था और वो इस मौके का और इस काम का फायदा उठाकर अपनी नॉवेल लिखना चाहता था, क्योंकि उसे शहर में रहकर भीड़ भाड़ की वजह से शांति नहीं मिल रही थी। होटल में आते ही डैनी को ट्विंस नजर आने लगे, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जाकर उसे इससे ज्यादा भयानक चीजें नजर आने वाली है। डैनी टेलीपैथी के जरिए उस होटल के हेड शेफ डिक से बातें करने लगा, जो उसी की तरह था। उसे भी बिना किसी से बात किए उनके बारे में कुछ चीजें पता चल जाती थी, और वो अपनी दादी के साथ बिना अपना मुंह खोले बातें किया करता था। इतना ही नहीं, डिक का कहना था कि दुनिया में उसके और डैनी के जैसे और भी कई लोग हैं, और अपनी इस टेलीपैथिक पावर को वो शाइनिंग कहता है। उसने डैनी को समझाया कि इस होटल में एक शाइन है और इसमें कई यादें बसी हुई है। इस होटल के पास भी इंसानों की तरह शाइनिंग की पावर है। होटल में बसी सारी यादें अच्छी नहीं है, इसलिए उसने डैनी को रूम नंबर 237 से दूर रहने की सलाह दी। उस घर में रहकर 1 महीना बीत गया, मगर जैक अपनी नॉवेल में आगे नहीं बढ़ पाया। हमेशा खुश रहने वाला जैक अब चिड़चिड़ा होने लगा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसे एहसास हो गया था कि वो एक अच्छा राइटर है ही नहीं। अचानक बर्फ का तूफान आया, मगर उस तूफान से ज्यादा डरावना जैक था, क्योंकि वो पूरी तरह बदलने लगा था। डैनी को डरावनी चीजें नजर आने लगी और जैक का बर्ताव धीरे धीरे और बदतर होने लगा। देखते ही देखते उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता गया। वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसकी बातें अजीब होने लगी। डैनी जिस फ्लोर पर खेला करता था उसी फ्लोर पर रूम नंबर 237 है। वो रूम 237 के अंदर छिपे राज को जानना चाहता था, और एक तरह से वो कमरा भी उसे अपने पास बुला रहा था। मगर उस कमरे में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जैक अचानक नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगा, और डरते हुए उसने वेंडी को बताया कि वो वेंडी और डैनी को जान से मारने के सपने देखने लगा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चार्ल्स ग्रेडी ने अपने परिवार को मारा था। जब डैनी कमरे से निकलकर वेंडी के पास आया तो उसके शरीर पर घाव के निशान थे। जैक का बर्ताव देखकर वेंडी ये कहने लगी कि उसी ने डैनी को चोट पहुंचाई होगी, और वो बिना वक्त गवाए डैनी को जैक से दूर ले जाने लगी। इस बीच जैक अपना आपा खोकर होटल में मौजूद किसी बारटेंडर से बातें करने लगा, और न जाने कैसे वो उस बारटेंडर का नाम तक जानता था। उस बारटेंडर से बातें करते हुए वो ऐसी बातें कहने लगा जिन्हें सुनकर किसी को भी लगेगा कि वो पहले यहाँ आ चुका है। और फिर ये बात सामने आई कि वो बारटेंडर असल में एक आत्मा है, और वो जैक को अपना आपा खोने पर मजबूर भी कर रहा है। उसी वक्त वेंडी ने जैक को बताया कि डैनी को रूम 237 में एक पागल औरत मिली थी, और उसी औरत ने डैनी का गला घोटने की कोशिश की थी। वेंडी के कहने पर जैक उस कमरे में गया
और उसे पता चला कि वहाँ सच में कोई औरत मौजूद है। जैक उस औरत की ओर अट्रैक्ट हुआ, मगर जब उस डरावनी औरत ने अपना असली रूप उसे दिखाया, जैक वहाँ से भाग निकला। वो औरत एक तरह से उस होटल की तरह थी, क्योंकि जैक को पहले उस होटल की हर एक बात अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग लग रही थी, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये होटल उतना खूबसूरत नहीं है जितना उसने सोचा था। उस डरावनी औरत से दूर जाने के बाद भी जैक ने वेंडी से कहा कि उसे कमरे में कुछ नजर नहीं आया। वेंडी उसी वक्त होटल छोड़कर जाना चाहती थी, मगर ये सुनते ही जैक अपना आपा खो बैठा और कहने लगा कि वेंडी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जैक को अब उस होटल में लोगों की भीड़ नजर आने लगी। होटल में जिन लोगों की पार्टी चल रही थी वो सब के सब असल में आत्माएं थी। जैक को डेलबर्ट ग्रेडी नाम का एक आदमी भी नजर आता है, जिसका नाम सुनते ही जैक को लगने लगा कि ग्रेडी वही आदमी है जिसने अपने परिवार को मारा था, और वही जैक से पहले इस होटल का केयरटेकर हुआ करता था। ग्रेडी कहने लगा कि वो कभी इस होटल का केयरटेकर था ही नहीं, क्योंकि उस होटल में असल में 2 ग्रेडीज थे, एक डेलबर्ट ग्रेडी और दूसरा चार्ल्स ग्रेडी जिसने अपने परिवार को मारा था। डेलबर्ट बार बार कहता रहा कि इस होटल में हमेशा से जैक ही केयरटेकर का काम करता आ रहा है, मगर जैक ये सब कुछ समझ नहीं पाया। ग्रेडी भी दूसरी आत्माओं की तरह जैक को उसके परिवार के खिलाफ भड़का रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस होटल में मौजूद आत्माएं होटल का ही हिस्सा है, और ये होटल चाहता है कि जैक का परिवार वही दफन हो जाए। डैनी ने अपने परिवार की मदद के लिए डिक को कांटेक्ट किया, और डिक बिना वक्त गवाए उस परिवार को बचाने की कोशिश में उस होटल में आने के लिए निकला। मगर कुछ वक्त बाद से ही डैनी बार बार गहरी सोच में डूबने लगा। वो एक ट्रांस में चला जाता था, खुद को टोनी कहता था और बार बार एक शब्द कहता था, रेड रम। वेंडी को भी अब एहसास हुआ कि जैक अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वो एक ही बात लिख रहा था, और उससे बचने के लिए वेंडी को डैनी के साथ होटल से भागने की कोशिश करनी पड़ी। मगर वेंडी को भी अब होटल में अजीब और डरावनी चीजें नजर आने लगी थी। जैक ने उन दोनों को वहां से भागने से रोक लिया, मगर वेंडी ने उसे बेहोश करके उसे पैंट्री में बंद कर दिया। वहां से निकलकर आजाद होने में ग्रेडी ने उसकी मदद की, और दूसरी ओर डैनी फिर से रेड रम नाम लेकर बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर रेड रम लिखने लगा। और तब आईने में वो वर्ड देखने के बाद वेंडी को रेड रम का असली मतलब समझ आया। इसके बाद इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन सामने आया, जब जैक एक एक्स लेकर वेंडी और डैनी को मारने आ पहुंचा। और फिर जब डिक मदद के लिए उस होटल में पहुंचा, जैक ने उसे जान से मार दिया। वेंडी बचने की कोशिश में भागने लगी, मगर उसका सामना भूतों से और कई डरावनी चीजों से हुआ। अंत में डैनी और वेंडी होटल से निकलकर बाहर मौजूद मेज में चले गए, जहां पीछा करते हुए जैक को हार माननी पड़ी। खुशकिस्मती से वेंडी और डैनी दोनों मेज से निकलने में कामयाब हुए, और उसी मेज के बर्फ में पूरी रात फंसे रहने के बाद जैक की मौत हो गई। मगर इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट जैक की मौत के बाद आया। इस फिल्म में कई बार हमने दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखी थी, मगर सिर्फ फिल्म के अंत में हम उन तस्वीरों को गौर से देख पाए। एक तस्वीर में उस होटल के मेहमान नजर आ रहे थे, और उन मेहमानों के बीच जैक भी मौजूद था। हैरानी की बात ये थी कि वो तस्वीर साल 1921 की थी, जो उस वक्त से करीब 60 साल पहले का वक्त था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हमेशा से जैक ही उस होटल का केयरटेकर रहा है। यही बात ग्रेडी ने जैक से कही थी। फिल्म में कई बार जैक की बातों से हमें ये समझ आया है कि वो उस होटल में पहले रह चुका है, मगर फिल्म के अंत ने इस बात को बेहतर तरीके से क्लियर किया है कि ये जैक का रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है। इसलिए जैक को होटल में आने के बाद वो चीजें नजर आने लगी जो शायद उसने अपने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस किया था, और इसलिए होटल में रहकर धीरे धीरे उसे वो भी याद आने लगा जो उसने पिछले जन्म में किया था। केयरटेकर्स की ये जिंदगी एक साइकिल की तरह चल रही थी, और जो आत्माएं उस होटल में नजर आती है वो उसी होटल में कैद है। जैसे कि डेलबर्ट ग्रेडी, जो शायद चार्ल्स ग्रेडी का ही रिश्तेदार था, और जिस तरह उसका परिवार इस होटल में कैद रह गया, उसी तरह जैक और उसके परिवार वाले भी हर बार जन्म लेकर उसी होटल में कैद रह जाते हैं। रही बात स्टीफन किंग की, तो उन्हें ये फिल्म इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि क्यूब्रिक ने जैक के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल दिया। नॉवेल में जैक एक अच्छा इंसान था जिसने अंत में अपने परिवार को बचाने की खुद कोशिश की, मगर फिल्म में क्यूब्रिक ने जैक को पूरी तरह एक विलन बना दिया।
क्या आपको लगता है कि क्यूब्रिक ने जैक के कैरेक्टर को बदलकर गलती की? कमेंट्स में हमें अपनी राय बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।